हेलो, हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकेरियोटिक सेल का पार्ट 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपने कुछ ऑर्गेनेलीज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे के ऑर्गेनेलीज को कंटिन्यू करेंगे। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेल लाइक सब्सटेंस है। मतलब कि जेल तुम्हें पता है ना कैसा होता है, वैसा सब्सटेंस है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ ध्यान से समझो, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसने क्या किया है? सेल को सराउंड किया हुआ है और अंदर हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब साइटोप्लाज्म को ध्यान से समझो, ये क्या है? एक लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट मतलब तरल। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं। इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। अगर तुमको डायरेक्ट कह दे कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पार्ट प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, नहीं, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। साइटोसोल के साथ अगर सेल ऑर्गेनेल्स को कंबाइन किया जाता है तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसकी समझ में आई ना ये वाली बात, कि जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होता है, और उसके साथ अगर हम अपने सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी गोल्जी ये सब थे है ना, इसको मिला देंगे तो हमारे पास बनेगा साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स ER मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम एक्सेट्रा। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब हिंदी में इधर लिखा हुआ है, सेम ही चीज़ है, बस इसको एक बार रीड आउट कर लेना। अब हम इसके चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने 3 वर्ड्स में तोड़ा है। हमेशा सबको 2 में तोड़ती हूँ, यहाँ पे 3 की जरूरत पड़ी तो मैंने 3 में तोड़ दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि इनसाइड। प्लाज्मिक खुद बता रहा है चीख चीख के मैं साइटोप्लाज्म में तरल पदार्थ हूँ। रेटिकुलम यानी कि जाल, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स का क्या है? ये एक नेटवर्क है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द सेल। ये कैसी होती हैं? इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इट प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरी सेल। ये हमारी हर सेल में प्रेजेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन 2 कम वक्त ऐसे हैं जहाँ ये प्रेजेंट नहीं है, ये अपने अंदर इसको डेवलप ही नहीं कर पाए। तो वो कौन है? मैमेलियन इरिथ्रोसाइट और हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ये 2 कैसे हैं? इनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगा। हाईलाइट कर देना, अच्छे से नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो ER है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा या फिर उसके ऊपर एब्सेंट होगा तो उसके बेसिस पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला हमारे पास आ जाएगा RER और दूसरा हमारे पास आ जाएगा SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं। ये ऐसे भी आ सकता है कि हमें राइबोसोम के टाइप बताओ, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप बताओ और उसको डिस्टिंग्विश करो, डिफरेंस बताओ। तो इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो कैसे आ जाएगा? रफ में हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस। इसकी जो न्यूक्लियस है हमारे पास, ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो ER होती है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो ये क्या कर रही है? जो हमारा न्यूक्लियस है उसके साथ आ रही है, अलग से स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर है तो वो उससे अलग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये इसके कंटिन्यूएशन में है। तो ये वही पॉइंट बताया गया है कि जो RER होता है वो क्या होती है? हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ये क्या करती है? लिपिड का सिंथेसिस करती है और ये क्या करती है? स्टोर करती है कैल्शियम को। और इसका फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मफुल चीज़ों को हटा रही होती है, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकाल रही होती है। ये हमारा हिंदी में है, जो कि उधर साइड का बिल्कुल सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसको सिंपली रीड आउट कर लेंगे और अगर उन्होंने अच्छे से समझा है, जो मैंने समझाया है, उस
के हिसाब से ये चीज़ें उनके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चा बच्चा जानता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। ये क्या करता है? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला? क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एटीपी सिंथेसिस से। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है। मेम्ब्रेन जो होती है इसकी किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन मैंने अभी समझाया, लिपिड प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन। द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रू इनटू न्यूमरस कन्वोल्यूटेड फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। मतलब इसको इतनी भारी भरकम इंग्लिश छोड़ो, मैं समझा रही हूँ प्यार से, वो समझो। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो अंदर वाली, ये देखो 2 मेम्ब्रेन है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन है। ये जो कुचुर कुचुर वाला स्ट्रक्चर है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? क्रिस्टी है। बस यही कहना चाह रहा है ये, कि ये जो हमारी फोल्डिंग होती है उसके अंदर जो ये कुचुर मुचुर स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। दैट्स इट। तुम इसको अपने सिंपली इंग्लिश में भी लिख सकती हो, तो पता नहीं क्या मैंने लिख दिया है, देख लिया था कहीं से टिप के लिख दिया तुम्हारे लिए। द नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल स्पेस इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। मतलब ये जो बीच का स्पेस है ये किससे बना हुआ है? मैट्रिक्स से भरा हुआ है। यहाँ पर सारा जितना भी माल मसाला है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इट कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सिंपली समझो, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी का प्रोटेक्शन करेगा, एटीपी सिंथेसिस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो जो अंदर की तरफ फोल्ड होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी है। लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, इसके अंदर जो माल मसाला भरा है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये हमारा हिंदी वाला पार्ट हो जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है तुम सबके लिए। नेक्स्ट आएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका मेन काम क्या होता है? सॉर्टिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब वो उसको काट पाट करके उसका निकालेगा माल मसाला, उसको मॉडिफाई करेगा, मतलब अच्छा सा बना देगा, उसकी पैकेजिंग करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा एक जगह से दूसरी जगह पे। जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो रिच होता है हमारे फैटी मटेरियल्स में, यानी कि इसमें भरपूर मात्रा में फैटी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। इट फॉर्म्स लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किसको बनाता है? लाइसोसोम को बनाता है और पेरोक्सिसोम्स को बनाता है। इट अपीयर्स लाइक सेक प्लेस वन अपॉन टू अनदर। मतलब इसमें ये कैसा दिखता है? इस तरीके से हमारा गोल्जी होता है, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे एक के ऊपर एक थैला रखा हुआ है किसी ने, तो ऐसा ये अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर, यानी कि ये इंसान में पाया जाएगा, जो लिविंग हमारे पास एनिमल्स होंगे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये स्पिंडल फाइबर बना रहा होता है सेल डिवीज़न के टाइम पे। ये हमारे पास एक सेल है, जब इसको 2 में डिवाइड होना होगा तो ये क्या करेगा? इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि ये सेल डिवीज़न में हेल्प होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम प्यार से सुसाइडल बैग भी बोलते हैं या सुसाइड बैग भी बोलते हैं। सुसाइड बैग क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो कोई भी पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करता है फॉरेन पार्टिकल को, यानी कि जो भी बाहर से अनावश्यक चीज़ आई है या फिर कोई भी चीज़ सेल में पड़ी पड़ी ख़राब हो गई। मान लो ये एक सेल थी और ये क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है, इसको अब आगे कोई काम नहीं बचा है, तो ये क्या करेगी? जाएगी लाइसोसोम के अंदर और वहाँ पर इसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए सुसाइड बैग बोला। इसका पीएच होता है 4.5 से 5.5 के अराउंड। इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? डिग्रेडेटिव एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये शेप में कैसे होते हैं? स्फेरिकल। और इसमें कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मतलब यहाँ पर कोई भी डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। नॉर्मल ये लाइसोसोम है और ये इसका स्ट्रक्चर है और इसकी सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा राइबोसोम।
राइबोसोम हमारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राइबोसोम कैसा होता है, यूकेरियोटिक सेल में एटीएस टाइप का होता है, जिसकी सब यूनिट होती हैं 60 और 40। अब यहाँ पर देखो, मुझे ये सब यूनिट्स याद नहीं रहती बेसिकली, तो मैंने उसके लिए बनाया है एक रूल। प्रोकैरियोट में हमारे पास कैसा होता है 70s, और यूकैरियोट में होता है हमारे पास 80s। अब 80 में से माइनस करो 20, आएगा हमारे पास 60। अब इसमें से भी अगर हम 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो बेन याद कर लो कि यूकैरियोटिक में 80 है और प्रोकैरियोटिक में 70 है। -20 करते जाओगे तो हमारी सब यूनिट्स निकल के आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इतना स्ट्रेस होता है, याद ही नहीं आता कि भाई कौन सी सब यूनिट थी। तो ये बहुत ईजी वे है तुम्हें याद रखने का। नेक्स्ट देखो, दीज आर प्रेजेंट इन आइदर फ्री इन साइटोप्लाज्म, मतलब ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है। ये हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है। ये कैसे पड़े हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए हैं। एक हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके ऊपर ये वेसिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ पर अटैच है, हमारे ईआर के ऊपर अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। मेम्ब्रेन जो है इसकी ईआर की, उसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये क्या बना रहे हैं, आरईआर बना रहे हैं, याद है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। और कैसे होते हैं, ये टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं। देखो मैंने ग्रेन्यूलर फॉर्म में बनाया भी इनको। ये कैसे होते हैं, टाइनी ग्रेन्यूल होते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा दिया है, और तुम इसको हिंदी में भी अभी देख लो। अभी तुम ये हिंदी वाले पार्ट का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके ये जो जितने भी नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड होंगे। वहाँ से तुम इनका पूरा एक पीडीएफ भी ले सकते हो, जहाँ पर तुम्हें ये बार बार स्क्रीनशॉट्स में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो फिर तुम क्या करोगे, उसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना, वहाँ से फाइल सेव करना और आराम से पढ़ लेना। जितनी मेहनत करनी थी मैं कर चुकी हूँ, अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ नोट्स निकलवाने हैं और पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स को डाउनलोड करो और वहाँ से अपना अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसी के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।